हेलो अर्पण भाई, वेलकम वेलकम। Hi Saurabh. Good morning. How are you doing? बढ़िया बढ़िया, सब एकदम बढ़िया। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि अर्पण को 2 साल हो गए हैं दुबई में रहते रहते, एंड ही इज़ वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री एज ए डेटा एनालिस्ट। और सो डायरेक्ट वीडियो शुरू करते Yeah, हैं। yeah, sure. Please go ahead. तो सबसे पहले यार ये बताओ कि तुम्हारा परसेप्शन, मतलब जब तुम्हें पता चला कि दुबई आना है तो इमेज में क्या चेंज हुआ? जैसे जो इमेज तुम्हारे पहले बनी थी लखनऊ में रहते रहते, और जब तुम्हें पता चला कि यहाँ आना है, तो जब तुमने रियलिटी देखा। हाँ वेल सही बताएं, जिस समय मतलब सिचुएशन में जब जॉब लगी थी तो ऑफ कोर्स थोड़ा तो स्केप्टिकल था मैं कि ऑफ कोर्स फॉरेन, मतलब एक्साइटेड भी था बट ऑफ कोर्स थोड़ा डर तो रहता ही है, नर्वसनेस रहती है। बट लकीली मैं एक ऑलरेडी जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहा था वहाँ पे एक ऑलरेडी कलीग था जिसको मैं पहले से जानता था, मेरी बातचीत थी उनसे। तो मेरी उनसे बातचीत हुई एंड ऑफ कोर्स मैं एक दो रिलेटिव भी थे मेरे पहले से दुबई में रहते थे, एंड देर आर फ्यू अदर पीपल हु हैव बीन टू दुबई। सो उन्होंने मुझे आइडिया दिया एंड परसेप्शन हाँ ऑफ कोर्स था कि भाई अभी तक क्योंकि उससे पहले मैं मतलब लखनऊ से बाहर खाली पढ़ने के लिए ऐसे ग्रेटर नोएडा एंड कोटा वोटा गया था, बट नौकरी मैंने कभी लखनऊ से बाहर की नहीं थी। तो पहली बार बाहर निकल रहा था। ऑफ कोर्स इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस यहाँ पे आना, और स्टार्टिंग में मुझे कंपनी ने काफ़ी अच्छा वेलकम दिया, एकोमोडेशंस अच्छी थी एंड यहाँ पे सेटल डाउन होने में मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी, थैंक्स टू माय कलीग एज आई टोल्ड। तो अच्छा था, शहर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, काफ़ी मतलब जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी काफ़ी कुछ हम लोग अब आजकल इंटरनेट है यूट्यूब पे देख लेते हैं कि क्या पहले से क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीज़ें ले जानी है, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो मैं काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर करके ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आया था, एंड जब मैं यहाँ पे आया और जब मैं यहाँ पे फाइनली मतलब रूम वूम पहले से देख रखा था मैंने, मतलब मेरे कलीग ने मेरे लिए रूम वूम चेक एक देख के रखा था एंड उसी रूम में अभी भी मैं रहता हूँ। सो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जब आप एक बार सेटल हो जाते हो आपको रियलाइज़ होता है कि इट्स जस्ट अ मिनी इंडिया। या मेरे को कभी ऐसा यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हार्ड एंड फास्ट फील नहीं होता, कभी कभार हाँ जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको रियलाइज़ कराती हैं कि आप इंडिया से बाहर रह रहे हो। बट मोस्ट ऑफ द डेज जैसे अगर मैं बाहर भी निकल रहा हूँ और रैंडमली किसी पर्सन से मिलता हूँ तो इट्स मोस्टली इंडियंस, और उनसे आप हिंदी में बात कर लेते हो, ऐसी कोई बहुत। कुछ चीज़ें तो रियलाइज़ करवाती हैं, जब रोड पे निकलो और सामने बुर्ज खलीफा दिखे तो लगता ही है कि इंडिया नहीं है। जी ये हाँ ये एक एक्सपीरियंस रहा है। मैं डेली सुबह जब ऑफिस जाता हूँ मेट्रो में, क्योंकि मेरा ऑफिस से यहाँ से मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, या मैं एडीसीबी के पास रहता हूँ एंड करामा में, एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास कॉन्रैड में मेरा ऑफिस है। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो हमेशा एवरी मॉर्निंग जब वहाँ सुबह पहुँचते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट बहुत अच्छा सा एक व्यू रहता है जहाँ पे आप बुर्ज खलीफा भी और फ्यूचर म्यूज़ियम सब कुछ एक साथ एक लाइन में दिख रहा होता है शेख ज़ायद रोड पे। तो यस वो एक रियलाइजेशन तो रहता है कि हाँ अभी हम देश से बाहर हैं, पर अच्छा लगता है, जगह अच्छी है, सेफ एंड नाइस एंड क्लीन है। यस एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी ग्रेट अबाउट दिस सिटी। अच्छा, जब किसी को ऐसा ऑफ़र आता है बाहर दुबई या मिडिल ईस्ट में काम करने का, तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो है कि खर्चा कितना होगा। तो अगर कोई अकेले आ रहा है या फैमिली के साथ आ रहा है तो ये दोनों एक एक करके बताना कि कितना एक बेसिक खर्चा कितना चाहिए। वैसे तो कितने भी रुपए कम ही पड़ेंगे, बट एक बेसिक गुजारा चलाने के लिए कितना चाहिए होता है। यस सौरभ, जैसे मैं डिपेंड करता है कि फैमिली किस पर्पस से आ रही है। नॉर्मली अगर जैसे यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, इंडियन टूरिस्ट यहाँ पे मैंने बहुत देखे हैं, अबू धाबी और दुबई में बहुत आते हैं। तो अगर लेट से उनका एक हफ्ते का खर्चा है, मतलब एक हफ्ते की ट्रिप है एंड दे जस्ट वांट टू विज़िट फॉर अ लेजर पर्पस एक हफ्ते के लिए, मेरे ख्याल से मोटा मोटा अगर मान के चलें तो अगर फैमिली है लेट से 4 हस्बैंड वाइफ एंड 2 बच्चे हैं उनके, आई बिलीव एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी में, 2 से 2.5 लाख रुपए एक्सपेंस आ सकता है, जिसमें आप एक अच्छी लग्जरी ट्रिप इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे एक हफ्ते में इंडिविजुअल पर्सन। और अगर कोई जॉब के पर्पज़ से आ रहा है तो। जी जॉब के पर्पस से यहाँ पे जैसे मैं आया था, जॉब के पर्पस से आया था, तो ऑफ कोर्स मेरे लिए कुछ चीज़ें कन्वीनियंट थी, जैसे मेरा फ़्लाइट टिकट्स पेड था, होटल ऑलरेडी बुक था, बट स्टिल चूँकि मुझे यहाँ पे आके यहाँ पे रहना था एंड
ऑफ कोर्स देयर आर लॉट डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस. मुझे रूम जैसे यहाँ पे देखना था, एक रूम फाइनलाइज करना था, तो उसमें मेरा अभी जैसे यहाँ पे मैं करामा में रहता हूँ, तो यहाँ पे जो एक रूम का कॉस्ट है, मतलब मैं जिस रूम में रहता हूँ उसका कॉस्ट है 2500 दिरहम, राइट. और अगर यहाँ पे जैसे फैमिलीज़ भी रहती हैं और कुछ ऐसे मतलब थोड़ा अगर एक्सपेंसिव उसमें जाते हैं कि 1 BHK या 2 BHK प्राइसेस, तो वो प्राइसेस 4000 से 6000 7000 पर मंथ तक भी चले जाते हैं. मेरे केस में 2500 दिरहम मेरी एक पर मंथ रेंट प्लस 500 दिरहम जो मैंने एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, ये था. उसके अलावा भी मैं अपने साथ अराउंड 2 से 3000 दिरहम एक्स्ट्रा लेके आया था, ताकि फर्स्ट मंथ में मेरा जो भी खर्चा है वो निकल सके. तो या इतनी चीज़ें थी मेरे साथ. मतलब अगर किसी को अगर अच्छी लाइफ चाहिए दुबई में तो एटलीस्ट कम से कम 5000 दिरहम सैलरी होनी चाहिए. अच्छी लाइफ अगर जैसे एक होता है कि स्टार्टिंग में आना, सेटल होना, तब आप थोड़ा ऑफ कोर्स पहले महीने में आप ऑफ कोर्स थोड़ा सा एडजस्ट करके रहते हो. अगर इंडिविजुअल एज अ बैचलर मैं कहूँ, एक स्टेबल लाइफ अच्छी, जिसे एक स्टैंडर्ड लाइफ के लिए अगर मैं कहूँ, तो मेरे हिसाब से 10,000 दिरहम होने ही चाहिए. 10,000 इज़ समथिंग आई वुड से एज अ बेस लाइन, क्योंकि उसके नीचे आप 5,000 7,000 में फिर आप ये है कि आप यहाँ रह सकते हो. आप एक नॉर्मल एक लाइफ, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आप बहुत आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, लेकिन हाँ थोड़ा तो चैलेंजेस रहेंगे, थोड़ा स्ट्रगल रहेगा. एंड यू नो दुबई इज़ एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव. नथिंग हेयर इज़ फ्री, नथिंग इज़ फ्री हेयर, राइट. तो आपको हर चीज़ के लिए पे करना ही है. एंड चीज़ें महंगी भी हैं. एंड इफ़ यू आर यू नो अगर आपको शौक़ है अच्छी लाइफ स्टाइल का, क्लब जाने का, पार्टी करने का, देन यू नीड टू अर्न मोर डेफिनेटली. लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मिडिल क्लास एम्प्लॉयज़ जो मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं इंडिया से जॉब करने के लिए, राइट. और जॉब्स भी कई तरीके की होती हैं. मेरे केस में जैसे मेरे को प्रॉपर जैसे IT सेक्टर में जॉब थी, सो एवरीथिंग वाज फॉलोड. देयर वाज अ प्रॉपर स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल पे जो मिलता है वो मुझे ऑफ़र किया गया. देन ओनली आई मूव्ड हेयर. थोड़ा सा मैं पहले से भी आइडिया मुझे था, अपने जितने भी नोन पर्सन थे उनसे मैंने एक आइडिया लिया कि एवरेज क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है. तो उस हिसाब से मैंने पैकेज लिया था. लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने देखता हूँ कि कई सारे सेल्स के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इंडिया से आके यहाँ पे सेल्स करते हैं, क्रेडिट कार्ड सेल्स एंड एवरीथिंग. दे हैव अ काइंड ऑफ दे डू फेस स्ट्रगल. वीज़ा कंसल्टिंग में कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो 5 to 7,000 दिरहम्स कमाते हैं. एंड दे ऑल्सो यू नो रहने को रहते हैं, ऑफ कोर्स रहते हैं दुबई में, बट दे यूज़ टू लिव इन शेयर्ड स्पेसेस वेयर यू नो इन एक रूम में 6-7 लोग ऐसे रह रहे हैं, उसमें वो लोग एक साथ शेयर करके रहते हैं. तो अपने अपने स्ट्रगल्स हैं. बट अगर आपने पूछा कि एक स्टैंडर्ड अच्छी लाइफ स्टाइल जैसा मैं एक्सपेक्ट करता कि मतलब मैं इंडिविजुअली रह रहा हूँ अगर कंफर्ट में, तो आई वुड से 10 to 12,000 इज़ दी बेस लाइन. सो अगर जैसे ग्रॉसरी शॉपिंग और ये सब तो करी होगी वहाँ पे रहते हुए, तो कितना इंडिया से कितना डिफरेंस आता है? ज़्यादा डिफरेंस रहता है, डबल रहता है, ट्रिपल रहता है? हाँ, कुछ चीज़ें महंगी हैं मोस्टली, क्योंकि ग्रॉसरीज़ आप बाहर से यहाँ पे मंगाते हो, आपको यहाँ पे ग्रॉसरीज़ की क्वालिटी अच्छी मिलती है. काफ़ी सब्जियाँ जो मिलती हैं वो अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं. फल हैं, इंडिया से आते हैं, बर्मा से आते हैं, फ़िलीपींस से आते हैं. जैसे मैं रेगुलर बेसिस पे बनाना या मैंगो ख़रीदता हूँ. इस समय मैंगोज़ बहुत अच्छे आए थे बीच में सीज़न में. एप्पल जो है, ग्रेप्स, एप्पल, ये सब जो लेता हूँ, तो इंडियन प्राइस से कंपेयर करें तो कुछ चीज़ों में लेट से 20-30 रुपये का फ़र्क है. मैं ये कहूँगा 20-30 रुपये का फ़र्क है. बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि महंगा है, बट हाँ थोड़ा तो प्राइस में सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ रहता है. पानी, जैसा कि यहाँ पे पानी आपको ख़रीदना पड़ता है, नेचुरल ग्राउंड वाटर तो यहाँ पे नहीं मिलेगा. तो पानी जो है वो थोड़ा महंगा है. 110 रुपये का लेट से मुझे 1 लीटर पानी यहाँ पे पड़ता है. तो ये है, पानी का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है. अदरवाइज़ ठीक है, वो चीज़ें महंगी हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें सस्ती भी मिलती हैं. जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ पे काफ़ी सस्ते हैं. फूड प्रोसेसिंग के बहुत सारे आइटम्स मौजूद भी हैं और वो काफ़ी सस्ते भी हैं. अच्छा, अगर इंटरनेट का पूछूं अगर, तो मुझे तो लिटरली यहाँ पे अंबानी जी बहुत याद आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है इंटरनेट. वहाँ पे क्या सीन है? अंबानी जी मुझे यहाँ पे भी उतने ही याद आते हैं जितने तुमको वहाँ पे आते हैं.
सीधी बात है। हाँ, इंटरनेट फैसिलिटीज़ वाकई यहाँ पे जब मैं आया था नया नया, और मैंने एयरपोर्ट पे पहुँचते ही पहले एक सिम ख़रीद लिया था, और उस समय मुझे गज़ब का चूना लगा था मुझे अच्छे से याद है। उसने मुझे अराउंड 100 या 150 दिरहम्स में एक सिम बेचा था, एटिसलात का टूरिस्ट सिम उस समय बेचा था उसने मुझे आइडिया था नहीं। मुझे ये पता था कि डू और एतिसलात में एतिसलात सस्ता होता है, बट मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतना महंगा ये लोग मेरे को चिपकाएंगे वहाँ पे। ठीक है, एयरपोर्ट पे मेरा अच्छा खासा स्वागत हो गया था घुसते ही घुसते। ऑफ कोर्स इतना अब हर चीज़ आप इंटरनेट पे नहीं देख सकते। तो वहाँ पे पहुँचा तो उसने एक बंदा था, उसने मेरे को 150 दिरहम में, पाकिस्तानी कोई था, उसने 150 दिरहम में सिम दिया ये एतिसलात का। एंड उस पर रिचार्ज भी कराया मैंने फिर तुरंत ही 60 दिरहम से समथिंग का रिचार्ज करा, तो टोटल मेरे को 200 दिरहम पड़ गए थे। लेकिन इंटरनेट अगर मैं बताऊँ यहाँ पे 50-60 दिरहम्स में मेरे को एक, मैं मंथली अपना प्लान यूज़ करता हूँ जिसमें मुझे 75 लोकल मिनट्स मिलते हैं अपने। अगर मतलब लोकल मिनट्स तो बस मैं अपने बस एक इमरजेंसी पर्पज़ के लिए रखा हूँ, एंड उसके साथ लेट से 1 GB डेटा पर डे का मिलता है। ये 1 महीने की है टोटल 50 दिरहम्स में। इसके अलावा एक जियो का एक रिचार्ज यहाँ पे भी मैं रखता हूँ अपने इंडियन सिम में, जस्ट इन केस मुझे अगर इंडिया में बात करनी हो इमरजेंसी पे या कहीं भी घर पे कॉल करना हो, तो उसके लिए मैं एक जियो का 1000 रुपये का एक रिचार्ज होता है, इंटरनेशनल प्लान है, आई गेस 1101 या 1102 रुपये का होता है, वो मैं रिचार्ज करके रखता हूँ। तो वो 2 रिचार्जेस मेरे चलते हैं यहाँ पे, दोनों मंथली बेसिस पे। चीज़ें यहाँ पे महंगी हैं थोड़ा, आपको चीज़ों का जैसे आप जो इंडिया में टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते थे इंटरनेट को, वो यहाँ पे काफ़ी महंगा है। और साथ ही साथ अलग सब्सक्रिप्शंस भी बहुत महंगे हैं यहाँ पे। अगर आप प्राइम वीडियो की बात करें या नेटफ्लिक्स की बात करें, और एक मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पे खलती है और जो मुझे याद दिलाती कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, जैसा कि आपने शुरुआत में पूछा था, वो है कि यहाँ पे मैं क्रिकेट नहीं देख पाता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इस बात की। क्रिकेट देखना यहाँ पे थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली एक तो वो सारे मैचेस लाइव टेलीकास्ट करते नहीं हैं, करते भी हैं तो जैसे आईपीएल का टेलीकास्ट जो था वो फ्री में हुआ था इस बार क्रिकबज़ पे। तो यहाँ पे भी एक नून ऐप है जो नॉर्मल यहाँ की ब्लिंकिट टाइप की एक ऐप है, उस पर भी उन्होंने लाइव फ्री में टेलीकास्ट कर दिया था आईपीएल, तो हम लोग आईपीएल देख पाए थे। अदरवाइज़ जैसे वर्ल्ड कप था उसके लिए मैंने स्पेशली यहाँ की एक ऐप है, उस पर 4,000-4,500 रुपये का सब्सक्रिप्शन लिया था, और उस समय मुझे वाकई अपने इंडिया की बहुत याद आ रही थी। तो ये सब चैलेंजेस। जय जियो। जी जय जियो। मैं यहाँ पे जब आया और मुझे ये चीज़ें यहाँ पे पता चली, तो ऑफ कोर्स मेरे को सबसे ज़्यादा यही फील हुआ कि भाई कुछ चीज़ें इंडिया में वाकई अच्छी हैं। अच्छा, वहाँ सोशल मीडिया का क्या सीन है? मतलब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ चलता है वहाँ पे? सोशल मीडिया चलता है, इंस्टाग्राम भी यूज़ करता हूँ मैं पर्सनली, खाली इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ और लिंक्डइन यूज़ करता हूँ। उसके अलावा व्हाट्सएप पे मैंने एक चीज़ जो यहाँ पे नोटिस की, आप यहाँ पे व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं कर पाते, मतलब इवन व्हाट्सएप कॉल भी नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली। आप यहाँ पे मैंने ट्राई किया, और ये मुझे पहले से भी पता था आने से पहले कि कॉलिंग फीचर जो सोशल मीडिया पे नॉर्मल ऐप्स हैं उनके थ्रू नहीं होती है। टीम्स ऐप जैसे अभी जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, टीम्स ऐप चलती है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स चलती है, और उसके अलावा बोटिम एक ऐप है जिसको यूजुअली जितने भी मिडिल ईस्ट रीजन में लोग रहते हैं वो अक्सर डाउनलोड करते ही हैं इंडिया में बात करने के लिए। तो बोटिम एक ऐप है, उसके थ्रू आप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं। बट व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम पे आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते, अदरवाइज़ बाकी फीचर्स उनके नॉर्मली वर्क करते हैं। ऑडियो कॉल भी नहीं, सेम। इंडियंस तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे इंडियंस मेरे ख्याल से करीब 36-37% यहाँ की टोटल पॉपुलेशन, अगर मैं आपको सच बताऊँ तो 36-37% इंडियंस हैं। उसके बाद फिलीपींस और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं कंस्टिट्यूट हम लोग करते हैं अराउंड 60% अराउंड पॉपुलेशन। दुबई में अगर मैं कहूँ तो 60-70% पॉपुलेशन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, फिलीपींस और 1-2 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ सबसे ही पॉपुलेट करती हैं। उसके अलावा फिर यूरोपियंस, बहुत सारे यहाँ पे यूरोपियंस रहते हैं अक्सर, जिनको वैकेशन पर्पस से ही आते हैं या बिज़नेस पर्पस से भी कई लोग आते हैं जिनको अपने यहाँ पे बिज़नेस करना रहता है। तो मैक्सिमम, लेकिन हाँ मैक्सिमम इंडियंस ही रहते हैं यहाँ पे
मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की है। और किसी लोकल से इंटरेक्शन हुआ है अभी तक, या बिहेवियर जो लोकल्स का इंडियन की तरफ? अगर आप बात करें फॉर्मल इंट्रोडक्शन मेरा 1-2 अरब से हुआ है। उनका व्यू पॉइंट काफ़ी ओपन है, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी जॉली इन नेचर, दे आर वेरी वेलकमिंग इन नेचर। तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा था। वो अप्रिशिएट करते हैं इंडियंस के साथ, काफ़ी अच्छा बिहेवियर रखते हैं यहाँ पे। कहीं भी किसी प्रकार का कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आई डोंट फील कि यहाँ पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो इस मामले में अच्छा रहा है। यहाँ पे कंट्री में आप एज एन इंडियन आई फील रियली सेफ, आई डोंट फील एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और इनसिक्योरिटी। दैट्स ग्रेट। और वेदर का क्या सीन है, मतलब वहाँ ठंड वंड पड़ती है या फिर? आउट ऑफ 12 मंथ्स ऑलमोस्ट 10 मंथ्स गर्मी रहती है, अच्छी खासी गर्मी रहती है। और अराउंड नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, लेट्स से नवंबर से फरवरी तक वेदर थोड़ा सा बेटर रहता है। दिसंबर जनवरी में कभी कभार ऐसे ठंड पड़ी है कि जब मेरे को हुडी पहननी पड़ी है, थोड़ा जैकेट वैकेट। अदरवाइज वेदर यहाँ पे प्लीजेंट रहता है। करेक्ट, हाँ, जैसा कि आप वहाँ पे पहन रखे हैं, बट मेरे साथ अभी तक तो मैं भी वेट कर रहा हूँ। मैं भी 1-2 अपने साथ हुडी जैकेट रखा हुआ हूँ, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब वो मौसम आएगा। एंड क्योंकि यहाँ पे जब मैक्सिमम टाइम जैसे गर्मी के वेदर ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा कंडीशंस एडवर्स हो जाती हैं कभी कभी तो गर्मी की सीजन में, और तब आप बाहर ज़्यादा, क्योंकि ऑल्दो सब जगह एसी कवर्ड एरिया है, सब जगह आपको एसी मिलता है, बट स्टिल आप कभी जैसे अपने घर से निकल के मेट्रो तक गए या कहीं आप बाहर हो, देन इट बिकम्स वेरी हार्श। और जैसे यहाँ पे कुछ अच्छे बीचेस हैं, बीच बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, काइट बीच है एंड देयर आर सेवरल अदर JBR है। वो सब जगह आप गर्मी के वेदर में नहीं जा पाओगे, खासकर दिन में या सुबह के टाइम में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एडवर्स कंडीशन होती है, इवन पानी गर्म होता है। तो मैं वेट कर रहा हूँ लेट्स से जब विंटर का सीज़न आता है उस समय घूमने के लिए काफ़ी अच्छा वेदर है, बीच पे जाने के लिए बहुत अच्छा वेदर रहता है। टूरिस्ट सीज़न वही होता है दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। यहाँ पे मैं रियाद में देखता हूँ कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हैवी फ़ाइन लगता है, मतलब 50,000 60,000 ऐसे। तो वहाँ पे क्या सीन है, मतलब फाइन्स का? रियाल में 50-60 नहीं, रुपए में। हाँ, तो रुपए में यहाँ पे भी ऐसे ही है। जैसे मेट्रो में अगर मैं एक बात करूँ, मैंने मेट्रो में देखा था कि खाने या पीने पे अगर आप मेट्रो में हैं और आप खा पी रहे हैं कुछ, तो उस पर फ़ाइन है, और वो फ़ाइन भी आई गेस 200 दिरहम्स या समथिंग है। और भी कई ऐसे रिस्ट्रिक्शन है जिसमें 2000 तक का फ़ाइन है, 2000 दिरहम्स बात करें जैसे, यानी कि इंडियन करेंसी में अराउंड 45,000 to 50,000 रुपीज़ का फ़ाइन है। रोड क्रॉस करने में भी अगर आप कहीं, जैसे यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे एक मैनुअल सिग्नल लगा हुआ है कि अगर आप रोड के किनारे ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे वेट कर रहे हैं तो आप एक बटन है वहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो मेन ट्रैफिक, जो मेन रोड पे कार्स के लिए ट्रैफिक है, वो थोड़ी देर बाद रेड होगा एंड आपके लिए एक अलग से सिग्नल है वो ग्रीन होगा, देन ओनली क्रॉस करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहीं बीच से रोड क्रॉस करते हैं, और अगर ऑफ कोर्स कहीं से भी आप बीच में रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो अराउंड 400 या 500 दिरहम्स का फ़ाइन लगता है। काफ़ी चीज़ों पे यहाँ पे जो ऑफ कोर्स जो गलत चीज़ें हैं उन पे फ़ाइन है, एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स दैट मेक्स सेंस, दैट इज़ लॉजिकल। तो जो फ़ाइन्स हैं वो काफ़ी हैवी हैं, यहाँ पे भी काफ़ी हैवी फ़ाइन्स हैं, बट ये नॉर्मल जो मैंने अपने लाइफ मतलब डेली रूटीन में यहाँ पे फ़ाइन्स एक्सपीरियंस किए वो बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप जैसे कुछ बिज़नेस में या कहीं कुछ है और उसमें वहाँ पे कुछ आपसे गलती होती है, तो उसके फ़ाइन्स और ऐसे ही कंपैरेटिव उसमें बहुत ज़्यादा है। खासकर जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो कार ख़रीद के रह रहे हैं, ड्राइविंग जो डेली कार से कम्यूट करते हैं। अगर मेरा जो उनसे एक्सपीरियंस रहा है या मेरी उनसे जो बातचीत हुई है, उसके बेसिस पे वो बताते हैं कि वहाँ पे कार ख़रीदने के लिए पेट्रोल से ज़्यादा उन्हें फ़ाइन देने पड़ते हैं शुरू में। तो वो एक चैलेंज रहता है, काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन्स, क्योंकि ड्राइविंग यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होती है, बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है यहाँ पे। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, दुबई में कहा जाता है कि घर ख़रीदना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से ज़्यादा आसान है जी। तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, जो मुझे पता चला, मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक ड्राइविंग लाइसेंस, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बना। उन्होंने बताया कि अराउंड 2 साल उनको लगे और 10,000 दिरहम की फ़ीस टोटल लगी, तब जाके उनका ड्राइविंग लाइसेंस फाइनली बन पाया, तब जाके उन्होंने सारे टेस्ट क्लियर किए।
और उनका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है। स्टिल इसके बाद भी जब वो ड्राइविंग में मतलब एक्चुअल में कार लेके रोड पे ऐसे निकलते हैं तो अक्सर कभी ना कभी कुछ ना कुछ फ़ाइन आ ही जाता है उनके पास। सुनने से तो मुझे लग रहा है यूपीएससी लेवल का है कुछ। कोचिंग होनी चाहिए इसके लिए। ये एक्चुअली स्कूल यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल भी है और उसके बाद आरटीए जो यहाँ का रोड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी है, दोनों मिल के आपका टेस्ट लेते हैं, दोनों ट्रेन करते हैं आपको, दोनों मिल के उनका कंबाइंड एफर्ट रहता है कि आप एक साथ वो एग्ज़ाम क्लियर करें और आप सही से वो ड्राइविंग सीख सकें। लेकिन आपको वो चीज़ दिखती है, आप अगर सड़क पे जाएंगे और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे एक्चुअली उसका इम्पैक्ट दिखता है। लोग यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं वाकई काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं एंड दे ड्राइव वेरी केयरफुली, बहुत ही केयरफुली ड्राइव करते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ लगती है पेडेस्ट्रियंस को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर मैं रोड के किनारे खड़ा हूँ, लेट्स से कुछ यहाँ पे लोकल एरिया में करामा के आसपास कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है बट एक प्रॉपर जेब्रा क्रॉसिंग बनी है रोड क्रॉस करने के लिए। तो ऐसी जगहों पर अगर कार आ रही है एक तरफ से और एक उन्होंने देखा कि कोई पेडेस्ट्रियन वेट कर रहा है, देन द कार स्टॉप्स फर्स्ट एंड लेट द पेडेस्ट्रियंस क्रॉस थ्रू एंड देन ओनली दे मूव। तो अच्छा, लड़कियों के लिए वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है? मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है या फिर जैसे पहले का सुना है कि बुर्का पहनना कंपलसरी था उधर मिडिल ईस्ट साइड में, तो दुबई में आई गेस वो चीज़ अब इतनी नहीं होगी। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन, ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप बुर्का पहन के निकलें, लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि अगर आप नहीं भी पहनती तो आपको पहनना पड़ेगा। कुछ बेसिक ड्रेसिंग सेंसेस हैं, शायद मेरे ख्याल से कुछ तो मैंने रूल पढ़ा था जहाँ पे ऐसा कुछ रूल था कि आप कोई अभद्र तरह के कोई कपड़े पहन के नहीं निकल सकते सड़क पे, ठीक है। किसी तरह के प्रोटेस्ट या प्रचार आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि आजकल अलग देशों में देखने को मिल रहा है, कुछ अलग तरीके के चिन्ह लेके लोग निकल जाते हैं या कुछ अलग तरीके के झंडे लेकर कपड़े, उस तरीके के कपड़े पोशाक पहन के लोग निकलते हैं। ऐसा यहाँ पे करना अलाउड नहीं है। हाल फिलहाल में कुछ गतिविधियाँ जो मिडिल ईस्ट में हुई या अलग किसी देश में हुई उसको लेकर के पूरे दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे, पर यहाँ पे ऐसा किसी भी तरह का कोई भी चीज़ सुनने में नहीं आई। तो लड़कियों के लिए पूरी तरह से सेफ्टी भी है और आज़ादी भी, फ्रीडम है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लोग जो जैसा वो पहनना चाहें, जिस तरीके के रंग ढंग में वो रहना चाहती हैं। और चूँकि यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, कई ऑफकोर्स बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आके रहते हैं, मेल फीमेल दोनों लोग रहते हैं, तो जैसा भी उनका अपना पोशाक है, जो उनके जगह की पोशाक है वो यहाँ पे पहनते हैं और घूमते रहते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो हाँ, ये एक अच्छा सवाल पूछा सौरभ। ये मैं सजेस्ट करूँगा जो भी यहाँ पे अगर आप टूरिस्ट पर्पस से ही आ रहे हैं तो भी, और जो वैसे अगर जॉब करने के लिए आ रहे हैं तो भी, यहाँ के मेडिकल एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हैं, कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप मतलब जॉब करने के पर्सपेक्टिव से यहाँ रह रहे हैं तो आई मेक श्योर कि जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस स्पॉन्सर करे, ठीक है। नहीं तो अगर आप अपना लेट्स से आप खुद सब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस करने के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मेडिकल इंश्योरेंस दैट रिड्यूसेस योर मेडिकल एक्सपेंसेस फ्रॉम अप टू लाइक 90%। एटलीस्ट एक बेसिक मेडिकल इंश्योरेंस, जैसा कि एक मैंने भी जो मेरा जिसमें मेडिकल कवर है उसमें 90% ऑफ द कॉस्ट इज़ ऑलरेडी कवर्ड। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट फिर उसके बाद पे करनी रहती है। तो लेट्स से अगर मैं एक एवरेज फिजिशियन को दिखाने जाता हूँ, जस्ट अगर मुझे सर्दी ज़ुकाम या कुछ बुखार उखार है तो 300 दिरहम्स कह रहा हूँ। एक तो आप यहाँ पे ऐसा डिस्पेंसरी या प्राइवेट कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है। और हालांकि मेडिकल एड पूरी दी जाएगी, ऐसा नहीं। अगर आपको कुछ इमरजेंसी है आप तुरंत बस मेडिकल इमरजेंसी नंबर पे डायल कर सकते हैं, आपको तुरंत एम्बुलेंस आके पिक करेगी, डॉक्टर को दिखाएगी और जो भी वहाँ पे आपको रखा, फिर आप ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई चॉइस है, आपको फिर वो वहाँ पे तब तक रखेंगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। ये आप इंडिया की तरह बिल्कुल नहीं है कि गए अच्छा डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि एडमिट होना है कि नहीं होना है। अगर वहाँ पे यहाँ पे डॉक्टर को लगा कि एडमिट करना है तो करेंगे, आपको नहीं करना है तो नहीं करेंगे। और रही बात फ़ीस की, तो लेट्स से 300 दिरहम्स तक अगर वो नॉर्मल भी अगर जनरल एक चेकअप भी कर रहे हैं और प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो 300 दिरहम्स तक चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मली कई लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं कि इंडिया से कुछ बेसिक मेडिसिन अपने साथ लेके ही आते हैं, सर दर्द, ज़ुकाम, बुखार या लूज़ मोशन की, वो लोग अपने साथ दवाएं लेके आते हैं। लेकिन हाँ, अगर
गलती से भी या कुछ मान लीजिए आपको तबीयत आपकी ज़्यादा बिगड़ जाती है एंड इफ़ यू नीड एनी इमरजेंसी हेल्प, देन ऑफ कोर्स इसके लिए आपके पास एक सेफ्टी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस होना मस्ट है। अदरवाइज़ उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, यू कांट, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा वो चीज़। एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेरी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और गोल्ड के प्राइस के में कितना डिफरेंस होता है इंडिया से। मतलब एक मैंने तो सुना था कि पहले की बात है खैर, कि अगर तुम आईफोन लेना है तो तुम दुबई, मतलब इंडिया से दुबई होकर आ भी जाओ, उसके बाद भी तुम्हारे पैसे सेव हो जाएंगे। जी, ये सही कहा आपने, ये मैंने भी पहले सुना था और कहीं ना कहीं ये बात सच है। अगर आप बहुत ही सस्ती फ़्लाइट टिकट्स कर लें, मैनेज कर लें, तो आप इंडिया से दुबई आके और फिर फ़ोन ख़रीद के वापस जा सकते हैं। लेकिन मतलब अब आज के समय में शायद इतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि फ़्लाइट टिकट्स भी ठीक ठाक महंगी हो गई हैं। पहले शायद मुमकिन था। हालांकि अब इस समय जैसे मैंने रिसेंट में एक आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है, अगर उसका प्राइस कंपेयर करें तो अच्छा, यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर आप मॉल वॉल से ले रहे हो, नॉर्मल जो एप्पल का यहाँ पे शोरूम है या एक दो अलग शोरूम्स है जहाँ पे एप्पल के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, शराफ डीजी, वहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, स्लाइटली महंगा है, बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइटली महंगा है, बट स्टिल वो प्राइस भी अराउंड, जैसे प्रो मैक्स की अगर बात करें तो 1,10,000 के करीब है, लेट्स से 4,000 समथिंग दिरहम्स के करीब है। तो वो लेकिन उसमें दिक्कत ये कि वो यूएई वर्जन बेचते हैं, मिडिल ईस्ट वर्जन आईफोन का। अगर आप अदर मार्केट से, जो यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर मार्केट है सौरभ, मीना बाज़ार है यहाँ पे बुर दुबई के पास, मीना बाज़ार एक एरिया है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारे इंडियंस, मोस्टली इंडियंस वहाँ पे जाके शॉपिंग करते हैं। जितने भी इंडियंस यूएई विज़िट करने आते हैं मोस्टली वो मीना बाज़ार जाते हैं, वहाँ पे उनको हर तरीके की चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं और काफ़ी सस्ते प्राइस पे। और मीना बाज़ार में एक चीज़ अच्छी है, आपको दुनिया के हर जगह की चीज़ें मिलेंगी। ये दुबई के बारे में एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे पूरी दुनिया, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी फेमस फ्रेंचाइजेज हैं, चाहे वो खाने की हो, कपड़े की हो, जूतों की हो, कार या किसी भी तरीके की फ्रेंचाइजेज हो, उन सब का यहाँ पे हब है दुबई, और उनके हर तरीके के प्राइसेस में भी अवेलेबल हैं। तो आईफोन में भी यही है। अगर जैसे यूएस वर्जन जो सबसे सस्ता वर्जन माना जाता है, उसका मीना बाज़ार में प्राइस पड़ता है अराउंड, आईफोन 15 प्रो मैक्स की ही मैं बात कर रहा हूँ, 4100 के करीब, 41 से 4200 ये पड़ता है, 256 GB का। तो इंडियन से अगर आप इंडिया से प्राइस कंपेयर करें तो लेट्स से 40-50,000 का डिफरेंस आता है। यहाँ पे वो 1 लाख का है, इंडिया में पड़ेगा आपको 1.5 लाख का। तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये, बाकी भी चीज़ें सस्ती हैं, खाली आईफोन ही नहीं। लैपटॉप की बात करें, मैकबुक हो गया या नॉर्मल विंडोज़ के लैपटॉप हैं, ऑफ कोर्स जो चीज़ें थोड़ी सस्ती, वहाँ पे मार्जिन थोड़ा आपको कम हो जाता है। ठीक है, वन प्लस के जैसे फ़ोन्स हैं तो उसमें मार्जिन भले कम होगा, लेकिन डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इंडिया से काफ़ी सस्ते हैं। और कुछ कुछ चीज़ों में मेरा जैसे मन था कि बस उनको यहाँ से आप कैरी नहीं करके ले जा सकते, अदरवाइज़ कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे टीवी यहाँ पे बहुत ही सस्ते मिलते हैं, अच्छे, बहुत अच्छे टीवी जो इंडिया में महंगे मिलेंगे वो यहाँ पे काफ़ी सस्ते मिलते हैं, तो वो एक चीज़ थी। अदरवाइज़ यस, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आर चीपर। गोल्ड की अगर आपने जैसे पूछा, गोल्ड यहाँ पे काफ़ी चीप है। उसमें भी अगर 10 ग्राम्स गोल्ड की बात करें 22 कैरेट पे, तो अराउंड 20,000 का डिफरेंस है। 70,000 मेरे ख्याल से 22 कैरेट का रेट चल रहा है इंडिया में, एंड यहाँ पे यूएई में 50,000 के करीब पे सेम। तो अगर कैरी करना हो अगर, तो दुबई से इंडिया, गोल्ड हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो? गोल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यस, दैट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं जो है अगर देखिए, जैसे आप नॉर्मल अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहे हैं तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उसमें भी फिर ये है कि आप पर्सनल यूज़ में कितना आइटम रखते हैं। कई बार होता है कि कस्टम्स वाले 2 फ़ोन अलाउ कर देते हैं, 2 आईफोन्स तक, लेकिन शर्त ये है कि आईफोन रनिंग में होना चाहिए, आप दिखाओ कि आप यूज़ कर रहे हो। भले होता है कई बार लोग अपने भाई के लिए ले जा रहे हैं, अपने फादर के लिए ले जा रहे हैं, तो उस केस में आप फ़ोन को ऐसे ऑन करके कुछ उसमें iCloud पे एक अकाउंट बना के, जस्ट कि भाई मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे पर्सनल यूज़ में, तो आप वहाँ पे ले जा सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर आप पैक्ड प्रोडक्ट ले जा रहे हो तो आई गेस एक आईफोन से ज़्यादा वो नहीं अलाउ करते हैं। उसमें भी लिमिट शायद, जो ऑफिशियल डेटा है उसमें लिखा हुआ है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में तो 50,000 रुपीज़
से ऊपर का इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं अलाउ करते हैं। एंड गोल्ड में मेल के लिए एज अ मेल गोल्ड आप 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं कैरी कर सकते। फीमेल्स के लिए वो लिमिट 50 ग्राम से। बहुत से लोग घड़ियाँ ले जाते हैं, वॉचेस हैं, परफ्यूम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो कुछ अच्छे क्वालिटी के परफ्यूम जो है वो लोग ले जाते हैं। बाकी ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, ये सब भी ले जाते हैं। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स आइटम का प्राइस 50,000 से एक्सीड करता है। बट एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड आईफोन होता है, आईफोन, आईपैड और ये सब, उसमें वो एक से ज़्यादा नॉर्मली नहीं अलाउ करते हैं। अगर एक से ज़्यादा वो होगा तो फिर उस पर मतलब अलाउ क्या नहीं करते हैं, सीधे वही है कि अगर एक से ज़्यादा आप ले जा रहे हो तो आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। देन वही हो जाएगा कि अगर आप टैक्स भर ही दे रहे हो देन आप वहीं इंडिया में भी वो चीज़ करते हैं। यस, उसका बस एक ड्रॉबैक और ये है कि अगर आप जैसे मान लीजिए आप कुछ डिक्लेयर करके, यहाँ से एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है, अगर आप डिक्लेयर करके ले गए कि मैं इतना सामान यहाँ से ले जा रहा हूँ, आप लेट से इंडिया पहुँचते हो और वहाँ पे आप टैक्स भरते हो, ठीक है। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपने डिक्लेयर भी नहीं किया है और आप लेके गए वहाँ पे, ठीक है, तो उस केस में वो शायद आपके पासपोर्ट पे या उस पर एंट्री कर देते हैं कि ये ऐसा एक बार करते पाए गए थे, विच काइंड्स ऑफ मेक अ इम्पैक्ट। अच्छा, अभी जैसे वहाँ का इंडिया का वर्क कल्चर और दुबई के वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस है, और अभी अगर सिचुएशन क्या है जॉब की, अगर किसी को आना हो जॉब के लिए दुबई? डिपेंड करता है कि कैसी जॉब आप पकड़ लो। जैसे कि सेल्स की यहाँ पे जॉब है, तो जो मैं दोस्तों से या मैं अपने जो आसपास, मेरे ऑफिस के आसपास अदर सेल्स के ऑफिसेज हैं, उनसे जो पूछा तो उनके ऊपर वैसे ही प्रेशर है, सेम वर्क प्रेशर उतना ही है। एंड क्योंकि ऐसा नहीं है, मोस्टली कंपनीज़ में आपको जो हायरार्की है उसमें सब इंडियंस ही हैं, तो अल्टीमेटली जो वर्क कल्चर है वो इंडिया वाला ही फॉलो हो रहा है, ठीक है। ऐसा कोई बहुत फ़र्क नहीं यहाँ पे है, ठीक है। और बस ये है कि डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जॉब, किस तरह की सर्विस में। मेरे कल्चर में, मेरे कंपनी में रिलैक्स्ड वर्क एनवायरनमेंट है, क्योंकि हम लोग का जॉब प्रोफाइल डिफरेंट है। लेकिन अगर आप सेल्स की बात करें या किसी और कंसल्टिंग, मतलब वीज़ा कंसल्टेंसी, या जो रियल इस्टेट का यहाँ पे काफ़ी काम है, रियल इस्टेट में भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बिजनेस पर्पस से भी एंड सेल्स पर्पस से भी। बट अगेन उसमें भी उतना ही प्रेशर है, वर्क प्रेशर बहुत है और काफ़ी कट थ्रोट कंपटीशन भी है। तो बहुत सारे जॉब सीकर्स हैं यहाँ पे, और हर कोई प्रूव करने के लिए है कि नहीं, आई कैन डू माई बेस्ट, everyone has their aspirations, so काफ़ी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क फोर्स ऑल्सो। मैं देखता हूँ मेट्रो में जब मैं ऑफिस से लौटता हूँ, बहुत बहुत बड़ी वर्क फोर्स है, इंडियंस की मोस्टली है, जो यहाँ पे काम कर रही है, एंड दे हैव अ काइंड ऑफ वेरी। कैसा राजीव चौक वाला फील आता है? राजीव चौक मैं कहूँगा, अगर वो एक बार बिजनेस बे की भीड़ देख लें तो राजीव चौक अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस महसूस करने लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे मतलब अगर जैसे 2 साल हो गया तुम्हें तो रहते हुए, तो लैंग्वेज बैरियर या और कोई चैलेंज तुमने फेस किया अभी? नहीं, लैंग्वेज बैरियर ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली अगर मैं अपने लोकल एरिया की बात करूँ, मोस्टली सब जगह मुझे इंडियंस ही मिलते हैं, तो उनसे हिंदी में ही बातचीत होती है, दुकानों पर भी, या जो यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक से कभी मिलता हूँ रैंडमली। मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक बार रैंडमली जा रहा था और एक पर्सन से मेरे मतलब ऐसी बातचीत होती है कि यहाँ पे ना केवल इंडियन बल्कि स्पेसिफिकली लखनऊ से ही लोग मिल जाते हैं, तो ये था जी, काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था उनसे भी। और हाँ, लैंग्वेज बैरियर कभी ऐसा नहीं है, इंग्लिश या हिंदी दोनों मिला के काम चल जाता है। सबको यहाँ पे इंग्लिश तो समझता है, नहीं तो हिंदी तो है ही। इन 2 साल में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा दुबई में रहने? सबसे ज़्यादा अच्छा तो कहूँगा जो यहाँ पे मुझे घूमना, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे घूमने के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बहुत अच्छी हैं। अगर मैं बात करूँ वैसे डेली लाइफ में रहने के पर्पस से, तो जो सेफ्टी है एक तरीके से, मतलब कहीं भी चोरी चकारी या कोई ऐसा डर नहीं है किसी भी तरीके का। ऐसा नहीं कि इंडिया में मैं अनसेफ फील करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। लाइट कभी नहीं जाती यहाँ पे। और एक चीज़ जो मैं लखनऊ में बहुत परेशान रहा करता था एक टाइम पे, कोई मच्छर नहीं भाई यहाँ पे बिल्कुल कोई मच्छर नहीं है। मैं फर्स्ट डे 1 से जब से यहाँ पे हूँ, कभी कभी जैसे बीच में जब मैं इंडिया जाता हूँ और जब वहाँ मच्छर काटते हैं तो मुझे लगता है अरे यार ये क्या लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें अच्छी, साफ़ सफाई काफ़ी है, सिक्योरिटी है ही सही,
लाइट यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं, लाइट वाइट कभी नहीं जाती। इन जनरल अगर बताऊँ तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे यही है कि रहने के पर्पज़ से दुबई इज़ द बेस्ट सिटी। यस। अच्छा, अगर कोई घूमने आ रहा है दुबई तो वो कौन से बेस्ट 5 to 6 प्लेसेस है जो उसको ज़रूर घूमने ही चाहिए? वेल लोग अक्सर मैं देखता हूँ लोग दुबई आते हैं, बट मेरा अगर उनको सजेशन है, और अक्सर लोग दुबई आते हैं 3-4 दिन में घूम के वापस चले जाते हैं। मेरा सजेशन है अगर आप आ रहे हैं तो 1 से 2 हफ्ते का टाइम लीजिए, आराम से आइए, और ठंडियों के दिनों में आइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और घूमने के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको आइडियली बताऊं जगह, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल है। ये दोनों जगह एक ही जगह पे हैं। आप दुबई मॉल पे अगर जाएंगे तो मॉल के साथ साथ आप वहाँ से एक व्यू ले सकते हैं बुर्ज खलीफा का, जो अक्सर लोग करते हैं। शाम के समय वहाँ पे लाइट शो होता है, फाउंटेन शो होता है बुर्ज खलीफा का, तो वो आप एक एक्सपीरियंस है ऑफ कोर्स कर सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स मेन हाईलाइट है शायद पूरे यूएई की दुबई का बुर्ज खलीफा, तो आप उसको ज़रूर घूमें। उसके अलावा यहाँ पे एक दुबई फ्रेम है और एक फ्यूचर म्यूज़ियम है जिसको आप घूम सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है वो भी। ये तो बिल्डिंग्स की बात हो गई। इसके अलावा डेजर्ट सफारी 1 दिन का एक्सकर्शन होता है उसमें, और इसके भी प्रॉपर पेड ट्रिप्स हैं। आप सीधे पैकेज बुक कर सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग उसकी 100 दिरहम से होती है, और डिपेंड करता है कि आप कैसा पैकेज बुक कर सकते हैं। तो 100 दिरहम से स्टार्टिंग होकर वो 300-500 दिरहम्स तक जाती है, और उसमें आपको सब कुछ मिलता है। आप गाड़ी आएगी, आपको पिक करेगी, आप ले जाएगी, आपको लेके आप डेजर्ट में काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं। क्वाड बाइक चलाइए, कैमल राइड करिए, फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, जो भी है। और उसके अलावा फिर वो एक रात में थोड़ा सा एक शो रखते हैं आपके लिए, जहाँ पे एक बेली डांस शो होता है एंड डिनर होता है। फिर आपके सबके लिए डिनर भी उसी में पैकेज में इंक्लूडेड होता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है 1 दिन का। मैं जिसको कोई भी अगर दुबई आ रहा है तो मैं उसको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि 1 दिन स्पेसिफिकली निकाल के डेजर्ट सफारी ज़रूर करिए। और उसके अलावा बीचेस यहाँ पे बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत बीचेस हैं। ठंडी के दिनों में जाएंगे तो एक अलग ही मज़ा आएगा वहाँ पे, चूँकि काफ़ी सारा क्राउड आता है। काइट बीच है, JBR बीच है, इन सब जगह पे जाइए, स्विमिंग कीजिए। सेफ़ है, कोई ऐसा घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं। ऑफ कोर्स आप रूल्स फॉलो करिए, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ पे लिखे हैं उनको फॉलो कीजिए। उसके अलावा आप बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें हैं जो दुबई में आप कर सकते हैं। इसके अलावा दुबई मॉल के अंदर अगर आप दुबई मॉल घूमेंगे, दुबई मॉल में बहुत सारी चीज़ें अंदर भी उसके बहुत ही अच्छा एक्वेरियम है जिसको आप विज़िट कर सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जिनको आप घूम सकते हैं दुबई मॉल के अंदर। काफ़ी शॉपिंग भी अच्छी करने के लिए जो जगह बहुत अच्छी, जिनको महंगे ब्रांड्स की अगर शौक़ हैं तो वो दुबई मॉल जाएँ, वहाँ पे पूरी दुनिया के सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर घूमने की बात करेंगे तो मेरा सजेशन है दुबई से बाहर निकल के आप यूएई में अबू धाबी है, वहाँ पे एक जगह है यास आइलैंड। अगर आप यूएई आ रहे हैं, आप दुबई घूमें, बहुत अच्छी जगह घूमें, मगर आप यास आइलैंड ज़रूर जाएं। यास आइलैंड में 4 जगह हैं मेरे हिसाब से, 4 थीम पार्क हैं। सबसे नंबर 1 पे मैं रखूँगा फरारी वर्ल्ड को। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, पूरा 1 दिन का एक्सपीरियंस है, आप ज़रूर कीजिए। उसके अलावा सेकंड नंबर पे मैं रखूँगा सी वर्ल्ड। वहाँ पे सी वर्ल्ड है जो कि पूरा ही एक्वेरियम और एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ स्टाइल पे है। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है वो। मेरे हिसाब से मैं जब गया था तो फरारी वर्ल्ड और सी वर्ल्ड मेरा 2 दिन बहुत ही अच्छे बीते थे। उसके अलावा फिर वहाँ पे वार्नर ब्रदर्स है, जो बच्चों के लिए स्पेशली ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आप बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एंड देन एक वाटर पार्क है, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा बैब्स टेम्पल है, हिंदू टेम्पल अबू धाबी में, जो अभी रिसेंटली खुला है, सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, वो एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे जाएं। तो ये मेरे एक्सपीरियंस है। अगर कोई भी दुबई आ रहा है तो मैं उसको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लान थोड़ा लंबा बनाए अगर पॉसिबल हो सके, और 1 दिन डेजर्ट सफारी को ज़रूर दें। 1 दिन आप बीच पे जा सकते हैं, सुबह के टाइम में बीच पे जा सकते हैं, और शाम को आप दोपहर में शाम में मिला के आप दुबई फ्रेम, बुर्ज खलीफा मोस्टली मेरा सजेशन है शाम के 6 से 7 के बीच में आप दुबई मॉल में रहें। वहाँ पे आपको 6 से 7 के बीच में बहुत अच्छा शो देखने को मिल सकता है। और दुबई फ्रेम और फ्यूचर म्यूज़ियम, इन सब की टिकट्स लगती हैं
फ्यूचर म्यूजियम और दुबई फ्रेम में जाने के लिए 50 दिरहम मेरे ख्याल से फ्रेम की टिकट है, और दुबई म्यूज़ियम की भी जो फ्यूचर म्यूज़ियम की जो टिकट है वो लगभग 150 दिरहम के करीब है। दुबई मॉल में आप फ्री में जा सकते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा चार्जेस नहीं है, और आप वहाँ से डायरेक्टली जाके बुर्ज खलीफा का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। शाम को लाइट एंड साउंड शो जो है वो फ्री में आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो बुर्ज खलीफा में भी जा सकते हैं। उसके अंदर जाने के लिए एट द टॉप करके एक मतलब एप्लीकेशन है, उसमें आप टिकट खरीद सकते हैं। आपको दुबई मॉल में ही एट द टॉप का डायरेक्ट एंट्रेंस है बुर्ज खलीफा के लिए, वहाँ पे आप टिकट्स ले सकते हैं। टूरिस्ट के लिए आई गेस शायद अब महंगा कर दिया, 200 दिरहम के करीब कर दिया, वरना 100 दिरहम तक भी था। और वो आपको 124th फ्लोर पे ले जाते हैं, जहाँ से आपको पूरे दुबई का एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। और ये अबू धाबी अगर जाना है तो वो दुबई से कितनी दूर है, मतलब अगर बाय दुबई रोड से ट्रैवल कर? जी, दुबई से अबू धाबी 100 किलोमीटर्स है, और उसके लिए आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी विच टेक्स अराउंड 25 दिरहम्स पर पर्सन। इब्न बतूता मॉल के नीचे यहाँ पे इब्न बतूता मॉल है। ऑफ कोर्स प्लीज़ ऐड वन थिंग, इब्न बतूता मॉल ऑल्सो यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही थोड़ा दूर, अगर मेन सिटी से बात करें दुबई से तो थोड़ा बाहर पड़ती है, साउथ की तरफ, अबू धाबी की तरफ पड़ता है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा मॉल है। मैं एक बार गया था वहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था वहाँ का। सो एक लास्ट क्वेश्चन के साथ ये वीडियो एंड करते हैं कि अगर कोई यहाँ पे मतलब दुबई में अगर आ रहा है जॉब के पर्पज़ से या रहने के पर्पज़ से, तो एक एडवाइस आप अपने एक्सपीरियंस से क्या देना चाहोगे? मेरे एक्सपीरियंस से मैं अपने एक्सपीरियंस में यही बस कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो एस्पिरेशंस लेके या एक बेटर फ्यूचर की उम्मीद में दुबई आ जाते हैं, बट वो शायद कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पाते। उनको एक अपना बहुत बड़ी एक लाइफ की सेक्रीफाइस यहाँ पे करनी पड़ती है। मैं सच बताऊँ आपको, मैंने कुछ लोगों से मिला या कुछ लोगों से सुना है, कुछ लोग यहाँ पे 20-25 साल से रह रहे हैं इंडिया से आके, और वो वापस नहीं गए। और वो जब आए थे तब वो यहाँ पे बस किसी तरीके से आ गए थे, आई डोंट नो क्या था रीज़न, कैसे था वो आए, लेकिन वो बस यहाँ पे आए और किसी तरह से वो स्टेबल, मतलब जस्ट दे फाइंड सम जॉब, स्टार्टेड डूइंग सम मीनियल जॉब्स, और वो घर पे पैसा भेजते रहे। एंड आई हैव हर्ड दैट पीपल आर लिविंग हेयर फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 25 to 30 ईयर्स एंड दे हैव नेवर गॉट बैक टू इंडिया। तो ऐसा मेरे ख्याल से ना करें। अगर आपको बहुत ऐसा, अगर आपको ये लगता है कि आप इंडिया से यहाँ बेटर, हाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत यहाँ से लोग अक्सर दुबई आते हैं, फिर दुबई से बाहर की ओर जाने के लिए उनको और मौके मिलते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे लोग आके दुबई से फिर टर्की से यूरोप जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप एज अ जॉब ढूंढने आ रहे हैं तो पहले तो मेक श्योर करें कि जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो आपको मतलब प्रॉपर वीज़ा दे रहा है, एवरीथिंग इज़, जितना हो सके इंक्वायरी करें उसके बारे में। आप दुबई में MOHRE एक करके साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज करके, उसकी साइट पे आप अपने एम्प्लॉयर या उसकी कंपनी के बारे में, जो भी, अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड है, उसका क्या बैकग्राउंड है, आप एक बेसिक चेक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसको ज़रूर करें, और आने से पहले मेक श्योर करें कि आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रॉपर स्पॉन्सर किया गया है, आपके प्रॉपर क्रेडिबिलिटीज़ उसमें, क्रेडेंशियल्स उसमें मेंशन्ड हैं, ये चीज़ें मेक श्योर करें। कई लोग ऐसा होता है कि टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ आके फिर जॉब ढूंढ के यहाँ पे सेटल होने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा ना करें। लोग आते हैं, उनका एस्पिरेशन है कि वो जॉब ढूंढने के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, लेकिन यूजुअली मिनिस्ट्री या यहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ों को मना करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग आ जाते हैं और वहाँ पे जॉब नहीं ढूंढ पाते और उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, फिर वो वापस नहीं जाते। और ऐसे केस में जब मिनिस्ट्री उनको पकड़ती है, फिर उनको डिपोर्ट करती है, उनको भी काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। एंड कहीं ना कहीं सब बाकियों के लिए वो ऐसा दिक्कत होता है, क्योंकि फिर बाकी अगर कोई दोबारा सिर्फ घूमने के पर्सपेक्टिव से आ रहा है तो उनको भी काफ़ी चीज़ें, प्रॉब्लम्स कभी कभी फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी UAE गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टूरिस्ट वीज़ा के लिए रिस्ट्रिक्शन सब बढ़ा दिए, पहले इतने नहीं थे पर अब थोड़ा बढ़ा दिया है। तो मेरा सजेशन है कि इस तरह की चीज़ें ना करें। अगर आप नौकरी करने आ रहे हैं तो पहले से सब चीज़ें कंफर्म करें, इंडिया से ही हर चीज़ अपनी इंश्योर करके आएँ, और प्रॉपर एक महीने का लेट से आप अपने साथ कैश कैरी करें कि आप यहाँ पे एक महीने सरवाइव कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आपको एकोमोडेशन आपकी कंपनी दे रही है स्टार्टिंग में। तो ये बस बेसिक चीज़ें हैं जो आप मेक श्योर कर सकते हैं आने से पहले। थैंक यू सो मच अर्पण फॉर टाइम निकालने के लिए।
नहीं, थैंक और यू सौरभ, तुमने अपने इंटरव्यू में मेरे को बुलाया एंड इट बहुत अच्छा लगा मुझे। आई होप जो भी वीडियो देख रहा होगा उसको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बिल्कुल एंड ऑल द बेस्ट टू यू टू इन योर जर्नी इन रियाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाय।